दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में क्लिक कर ही दिया है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने पास एक पानी की बॉटल या एक पानी का ग्लास ज़रूर रखें। क्योंकि वीडियो जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपका गला सूखता चला जाएगा। इमेजिन करो क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में जाकर खो जाओ। जहाँ तक आपकी आंखें देख पाए वहाँ तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आए। पीने के लिए पानी का कतरा तक ना हो। धूप इतनी तेज होगी, खून भी सुखा दे। कितने घंटे आप ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा या 5 घंटा? लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपने पास पानी की बोतल जरूर रखना। एक आदमी जो 9 दिन तक इस रेगिस्तान में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा, और उसके बाद जो हुआ, शायद आप उसको सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यह है इटली, और यहाँ रोम में 13 जुलाई 1955 को एक लड़का पैदा हुआ था, मोरो प्रेस्पेरी। 7 साल की उम्र से उसने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं था। ये था मॉडर्न पेंथेलॉन, एक ऐसा गेम जिसमें कुछ 5 स्पोर्ट्स होते हैं: फेंसिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग। मतलब एक कंप्लीट वॉरियर गेम। और मूरो ने अपनी पूरी जिंदगी में इसी में लगा दिया, उसने अपना पूरा लाइफ। वो इटली में 9 बार चैंपियन बन के जीता, 3 बार इंडिविजुअल नेशनल चैंपियन बना, और उसका सबसे बड़ा सपना था ओलंपिक्स 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक लेके आने का। इटली की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, मॉडर्न पेंथेलॉन में इटली का पहला गोल्ड मेडल। लेकिन मोरो वो सिर्फ एक रिजर्व प्लेयर था। फेडरेशन ने उसे इंडिविजुअल कंपटीशन में चांस ही नहीं दिया। गोल्ड मेडल टीम का था, लेकिन मोरो सिर्फ देख रहा था। ये उसके लिए बहुत बड़ा धक्का था। समय गुजरा और ये साल था 1994। मोरो अब 38 साल का था, और एक दिन उसके दोस्त गुआनी मेंजो ने उसे एक रेस के बारे में बताया, मैराथन दे सैबलेस, दुनिया की सबसे खतरनाक फुट रेस। सहारा डेजर्ट में 251 किलोमीटर दौड़ना था, 6 स्टेजेस को पार करते हुए, जो कि लगभग 6 मैराथन्स के बराबर थी, वो भी 50 डिग्री टेम्परेचर को सर्वाइव करते हुए। जब म्यूरो ने सुना, उसकी आंखों में बिल्कुल चमक सी आ गई। वो चैलेंज चाहता था, वो प्रूव करना चाहता था कि वो अभी भी चैंपियन है। उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, रोजाना 40 किलोमीटर दौड़ता था। वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान डेलिबरेटली कम पानी पीता था, ताकि उसका शरीर डेजर्ट की गर्मी में एडजस्ट हो सके। उसकी बीवी बहुत डर गई थी, क्योंकि इस रेस में जो पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्म साइन करना पड़ता था कि अगर वो मर गए तो उसमें कमेटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। मूर ने उसे समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सनबर्न हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मैराथन उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना डिसीजन बनने वाला था। अब मैं आप लोग को इस रेस के बारे में बताता हूँ। मैराथन दे सैबलेस, मौत का खेल। एक्चुअली 1986 में एक फ्रेंच एडवेंचरर थे जिनका नाम था पैट्रिक बोरर। इन्होंने अकेले 350 किलोमीटर चल के बिल्कुल सहारा डेजर्ट क्रॉस कर लिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना इसे एक रेस ही बना दिया जाए, और मैराथन दे सैबलेस शुरू हो गई। 1984 में जब म्यूरो पार्टिसिपेट कर रहा था, लगभग 134 रनर उसी रेस में दौड़ रहे थे। अब रेस का रूल यहाँ पे सिंपल था, तुम्हें सब कुछ खुद ही कैरी करना है, फिर चाहे स्लीपिंग बैग हो, खाना, कंपास, नाइफ, कंबल, एंटी वेनम पंप, सब कुछ खुद ही तुम्हें यहाँ पे अरेंज करना है। ऑर्गेनाइजर सिर्फ यहाँ पे पानी देते हैं, रोजाना 10 से 12 लीटर पानी, जो भी सिर्फ चेक पॉइंट्स में मिलता था। अब जरा यहाँ पे टैलेंट को समझो। यहाँ बड़े बड़े रेत के टीले हैं जो 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 हवा की बहने की वजह से शिफ्ट करते रहते हैं। पथरीले प्लेटर्स हैं जो जहाँ कोई शेड नहीं है। सूखी नदियाँ हैं, नमक के फ्लैट्स जो धूप रिफ्लेक्ट करके गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। इतनी गर्मी की ये टेम्परेचर गर्म चाय के बराबर है। और रात को टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि आपका खून भी जमा हो जाए, यानी कि दिन में इतना गर्म और रात को इतनी ठंड। और यहाँ की सबसे डरावनी चीज ये है इनका सैंडस्टॉर्म्स, रेत के जो तूफान है जो 60 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं। रेत की 1500 मीटर ऊंची दीवारें बन जाती हैं, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और ये हवाएं इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इंसान की खाल भी उधेड़ दे। अब यही रेस थी जिसमें म्यूरो जाने वाला था। 10 अप्रैल 1994 को रेस शुरू हुई। रेत का समुंदर, खामोशी और सामने 6 दिन का मौत जैसा सफर। पर म्यूरो शुरू से ही बहुत ज्यादा फोकस था।
डे 1 के एंड तक वो टॉप 10 में दौड़ रहा था। उसे लगा ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। दूसरे दिन डेजर्ट और ज़्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे म्यूरो एक मशीन की तरह दौड़ रहा था। लाइट विंड्स उसको पुश कर रही थी और हाइड्रेशन प्लेन सही चल रहा था। डे 2 के एंड तक म्यूरो 4th to 7th पोजीशन के बीच स्टेबल था। उसकी कॉन्फिडेंस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तीसरे दिन म्यूरो ने अपना बेस्ट मोमेंटम कैच किया। यहाँ पे रफ ड्यून्स, लूज सैंड और थकान होने के बावजूद उसका पेस स्लो नहीं हुआ। इस दिन तक वो लगभग टोटल 96 किलोमीटर कवर कर चुका था। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, कोई इंजरी नहीं। लग रहा था म्यूरो ये रेस फिनिश कर ही लेगा, बल्कि जीत भी जाएगा। फिर आता है यहाँ पे डे 4 और यही वो दिन था जब सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल 1994, 4th स्टेज, सबसे लंबा स्टेज, 85 किलोमीटर, यानी कि दोपहर का 1 बज रहा था। टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस का था। यहाँ पे म्यूरो 32 किलोमीटर निकल चुका था 3rd चेक पॉइंट के बाद। उसके पास लगभग 2 लीटर पानी था जो उसने चेक पॉइंट से लिया था और वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में था। रेस जीतने के पूरे चांसेस थे। तभी यहाँ पे पूरा आसमान बदल गया। तो तेज़ हवा हुई और फिर इतनी तेज़ हवा हुई कि उससे रेत की दीवार बनी। वो था सहारा सैंडस्टॉर्म का एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान। रेत के कांटे उसके चेहरे पर लग रहे थे। उसकी नाक से खून बहने लगा। हर सांस के साथ गले में रेत घुस रही थी। आंखें आग की तरह जल रही थी। बाकी रनर्स यहाँ पर रुक गए, उन्होंने शेल्टर ले लिया। लेकिन म्यूरो, वो जिद्दी आदमी, दौड़ता रहा क्योंकि उसे तो जीतना था। क्योंकि वो सोच रहा था कि ट्रायल अभी भी दिख रहा है। वो 7th पोजीशन में था। वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल हटना नहीं चाहता था, वो सब खोना नहीं चाहता था। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। 8 घंटे तक तूफान चलता रहा। 8 घंटे तक म्यूरो यहाँ पे दौड़ता रहा बिना कुछ दिखे। जब रात हुई और तूफान रुका, वो एक झाड़ी के नीचे लेट गया, टॉवल से चेहरा ढक लिया और सुबह उठ के फिर 4 घंटे और दौड़ गया। सोचा कि आप दूसरे रनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसने सोचा कि आप ऊंचे दूने पर जाके चारों तरफ देख लेता हूँ कि क्या पोजीशन है, कौन किधर है। वहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई चेक पॉइंट नहीं। तूफान ने पूरी जमीन बदल दी थी। सारे मार्कर्स गायब हो गए थे। अब यहाँ पे म्यूरो प्रॉस्पेरी एक सहारा डेजर्ट के बीच बिल्कुल अकेला था। उसे पता भी नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। वो बस चलता रहा, लेकिन असल में वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मोरक्को से बिल्कुल दूर, अल्जीरिया की तरफ। उसके पास सिर्फ आधी बोतल पानी बची थी और वो उसको पता था कि ये पानी उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसे अपने दादा की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानियां याद थी। उन्होंने बताया था कि डेस्परेट सिचुएशंस में अपना यूरिन बचा के रखना चाहिए। मीरो ने ऐसा ही किया। मीरो ने अपना यूरिन एक अलग बोतल में स्टोर कर लिया। रेस का प्रोटोकॉल था कि अगर कोई इंसान खो जाए तो वो एक जगह बैठ के वेट कर सकता है ताकि रेस्क्यू टीम आ जाए और उसे बचा ले। तब म्यूरो ने डिसाइड किया कि वो अब बैठ के इंतजार करे। यहाँ पे पूरा दिन इंतजार किया। शाम को एक हेलीकॉप्टर दिखा। वो हेलीकॉप्टर मोरक्कन पुलिस का हेलीकॉप्टर था जो रेस ऑर्गेनाइजर्स को लोन पे दिया गया था। मूरो ने अपना इमरजेंसी फ्लेयर फायर किया, लेकिन दोस्तों वो जो फायर फ्लेयर था वो एक पेन के साइज का था। उसकी लाइट डेजर्ट की धूप में बिल्कुल इनविजिबल थी। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। वो एक फ्यूल स्टेशन की तरफ जा रहा था। उन्होंने म्यूरो को देखा ही नहीं। म्यूरो की पहली रेस्क्यू चांस उसके हाथों से निकल गई। अब वो अपनी फ्लेयर भी वेस्ट कर चुका था। दूसरे दिन म्यूरो ने वेट करना ही छोड़ दिया। उसने सोचा मेरे पास कंपास है, मैप है, मैं नेविगेट कर सकता हूँ, लेकिन बिना रेफरेंस पॉइंट के नेविगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। यहाँ पे रेत रेत और सिर्फ रेत। उसने ड्यूरंग ट्राइब के लोगों की बात याद की जो उसे रेस से पहले मिले थे। अगर खो जाओ तो सुबह जो क्लाउड्स हॉरिजॉन पर दिखते हैं उनकी तरफ चलते जाओ और तुम इंसानी बस्ती तक पहुंच जाओगे। वीरो उसी डायरेक्शन में चलने लगा, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये डायरेक्शन उसे सहारा के और अंदर लेके जा रही थी, मोरक्को से बिल्कुल दूर, अल्जीरिया की तरफ। दोस्तों ये रेगिस्तान में भटके हुए उसका दूसरा दिन था। वीरो ने एक टैमरिस्क ट्री पर चढ़ के दूर तक देखा। उसे कुछ दिखाई दिया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा लगभग 1 मील दूर। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने कहा चलो यार ये इंसान मिल गया, किसी इंसान को तो देख लिया, अब उसके पास जाता हूँ। वीरो यहाँ पे पेड़ से उतरता है और उसकी तरफ तेजी से भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक मैराबोत है। मैराबोत एक छोटी सी मुस्लिम मजार होती है। यहाँ किसी धार्मिक या रिस्पेक्टेड पर्सन की कब्र होती है। डेजर्ट से गुजरते वक्त बैडून लोग यहाँ पे आके रुकते हैं दुआ करने के लिए या थोड़ा आराम करने के लिए। वीरो को उम्मीद थी कि यहाँ कोई इंसान मिलेगा, लेकिन जब वो अंदर गया वहाँ पे सिर्फ एक कॉफिन मिली और कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं था वहाँ। और यहाँ से उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन 2 दिन लगातार चलने के बाद मीरो के लिए अब थोड़ी सी राहत तो थी। कम से कम मीरो के पास अब एक छत थी, शेड थी, डेजर्ट की मरती धूप से थोड़ी तो राहत थी।
मीरो अंदर गया। सैंडस्टॉर्म ने श्राइन को आधा रेत से भर दिया था। सीलिंग नीचे हो गई थी। जब मीरो की नजर ऊपर गई तो उसने देखा दीवार पर काफी चमगादड़ लटके हुए हैं। आगे चल के यही चमगादड़ उसकी जिंदगी बचा सकने वाले थे। अब उसने डिसाइड किया कि वो श्राइन की छत पर चढ़ के अपना इटालियन फ्लैग लगाएगा, ताकि कोई देखे तो पहचान सके, या कम से कम उसकी बॉडी मिले, वो मर जाए तो कम से कम उसकी फैमिली को तो पता चले। दोस्तों 3 दिन हो चुके थे मीरू को गुम हुए, लेकिन 3 दिन बिना खाने के, बिना ठीक से पानी पिए। उसकी आधी बोतल से पानी कब का खत्म हो चुका था। अब वो बस कुछ सिप्स से सरवाइव कर रहा था। सूरज की गर्मी, डिहाइड्रेशन, थकान, भूख और घबराहट सब मिलकर मीरू को तोड़ने लगे। ये वही मीरू था जो रेस में 4th पोजीशन में दौड़ रहा था। अब वो एक थका हुआ, भूखा, पानी को तरसता हुआ एक आदमी था। जब उसने गर्दन ऊपर की, उसने देखा दीवारों पर यहाँ पे चमगादड़ लटके हुए। वो श्राइन को ऊपर चढ़ा और उसने चमगादड़ को हाथों से पकड़ा और अपने हाथों से ही चमगादड़ को मसल दिया। फिर अपनी पॉकेट से नाइफ निकाला और उसी नाइफ से चमगादड़ का सर काटा। और फिर वीरो उस चमगादड़ का खून सीधे पी गया जीने के लिए। सिर्फ उसे उसके बाद उसने नाइफ निकाला और अंदर का घोस्ट निकाला और कच्चा ही उसे खा गया। पकाना क्योंकि पॉसिबल था ही नहीं। पकाने से जो भी मॉइस्चर थी वो तो उड़ जाती थी। तो चमगादड़ को कच्चा खाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मीरो ये कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हर चमगादड़ की हड्डियां श्राइन के बाहर दफना दी। बैट्स के अलावा उसने बर्ड्स के 3 अंडे भी खाए थे, जो उसे टावर के अंदर एक नेस्ट में मिले थे। यही नहीं, बल्कि मीरो ने सरवाइव करने के लिए कीड़ों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। वो छिपकलियों को भी कच्चा ही खा गया। और मॉर्निंग में जब पत्थरों पर ओस गिरती थी तो वो उसे चाट के पानी की नीड को पूरा करने की कोशिश करता था। मीरो के पास डिहाइड्रेटेड फूड था, मतलब ऐसा खाना जो सिर्फ तब खाया जा सकता था जब उसमें पानी मिलाया जाए, लेकिन उसके पास वहाँ पानी था ही नहीं। तो उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, और इसीलिए वो अपने यूरिन को बर्नर पर थोड़ा गर्म करता था ताकि बैक्टीरिया कम हो जाए। फिर उसी यूरिन को डिहाइड्रेटेड फूड के साथ मिलाकर उसे खा लेता था, क्योंकि उस वक्त उसके पास जिंदा रहने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास एंटी डायरिया मेडिसिन थी, वो उन्हें समय समय पर लेता ताकि बॉडी और पानी ना निकाले। ये था सर्वाइवल का असली चेहरा, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। लेकिन ये तो सिर्फ अभी एक तीसरा दिन था। आगे जो होने वाला था वो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों मीरू को खोए हुए यहाँ पे 4 दिन हो गए थे, लेकिन चौथे दिन उसको दिखता है एक प्लेन। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। बचने का एक मौका और मिला है। अब मीरू ने यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। रेत में बड़ा सा एक SOS लिखा था, इटालियन फ्लैग यहाँ पे ऊपर लगाया था, और अपने स्लीपिंग बैग, बैकपैक और हर सिंथेटिक चीज जलाकर आग लगाई थी, ताकि काला धुआं उठने लगे और प्लेन वाले उसे देख सके। यहाँ पे आग लगी, धुआं उठने लगा, और तभी एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ये तूफान लगभग 12 घंटे तक चला। आग बुझ गई थी। SOS जो लिखा था उसने रेत में, वो भी मिट गया था। धुआं पूरा गायब हो गया था। प्लेन आया होगा वहाँ पे, उसने कुछ दिखा नहीं। तो अब ये जो चांसेस था रेस्क्यू का, वो भी उसके हाथ चला गया। मीरू के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना आग लगने का कोई सामान, ना सिग्नल देने का कोई तरीका, ना कोई उम्मीद। मीरू श्राइन के अंदर वापस चला जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से टूट गया था। प्यास उसको अंदर से जला रही थी और 3 दिन की भूख उसके दिमाग को धीरे धीरे खा रही थी। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज थी और हार्ट बीट कमजोर होने लगा था। आंखों के सामने अब सब कुछ 2-2 चीजें दिखाई पड़ रही थी। वो पहली बार सच में बिल्कुल डर गया था। डर कि अब वो रेगिस्तान का हिस्सा बनने वाला है। अभी तक दोस्तों उसको बचने की उम्मीद तो थी, लेकिन अब वो ये उम्मीद भी हार चुका था। वो मरने वाला था और ये बात उसको कहीं ना कहीं पता चल गई थी। अब सवाल सिर्फ यहाँ पे ये था, वो जल्दी मरेगा या फिर धीरे धीरे तड़पते हुए मरेगा। देखो इटली में एक रूल है कि अगर कोई फैमिली में कोई मेंबर गुमशुदा हो जाए तो फैमिली को 10 साल तक वेट करना पड़ता है बिफोर उस इंसान को लीगली डेड डिक्लेयर कर सके। तब जाके फैमिली को पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर मीरो कहीं खुले डेजर्ट में मर गया और बॉडी नहीं मिली तो यहाँ पे सिंजिया और बच्चों को 10 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस श्राइन में मर गया तो कम से कम बॉडी तो मिलेगी, और इस बॉडी को देखते हुए यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बनेगा और उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पुलिस पेंशन मिलेगी। वीरू ने दीवार पर चारकोल से यहाँ पे एक मैसेज लिखा, सिंजिया के लिए, माफी मांगता हुआ कि ये ट्रिप उसने उसकी मर्जी के बिना की थी। सिंजिया, मुझे माफ करना, तुमने ना कहा था लेकिन फिर भी मैं उस ट्रिप में गया। अब तुम मुझे ढूंढ सकती हो। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाला और अपनी कलाइयाँ काटने लगा और वो सीधे जमीन पर लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, मौत का इंतजार करने लगा। सुबह यहाँ पे मीरू की फिर से आंख खुलती है। मीरू अभी भी जिंदा था। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से उसका खून इतना इतना गाढ़ा हो गया था कि वो तुरंत क्लॉट हो गया था। नाइफ इतना छोटा था कि सिर्फ हल्की कट्स बनी थी, खून बहता ही नहीं था।
तो ये यूं कहे कि मौत ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, और वो यही वो मोमेंट था जब म्यूरो के अंदर सब कुछ बदल गया। अब म्यूरो डिसाइड करता है कि श्राइन में वेट करने का कोई फायदा नहीं है, अब वो बाहर निकलेगा। म्यूरो यहाँ पे श्राइन छोड़ के आगे चलने लगा। दूर माउंटेन्स दिखे, लगभग 20 मील दूर। उसने सोचा वो जागुरा की तरफ है जहाँ रेस खत्म होने वाली थी। लेकिन दोस्तों किस्मत देखो, यहाँ पर भी वो इंसान गलत था। वो डायरेक्शन उसे और ज्यादा अल्जीरिया में लेके जा रही थी अंदर। लेकिन जब तक वो चल रहा था तब तक उसके दिल में एक उम्मीद तो थी बचने की। अब म्यूरो एक इंसान से एक जानवर में बदल गया था। वो जिंदा रहने के लिए बीटल्स को ढूंढ ढूंढ कर चाकू से मारता था और अपनी भूख शांत करता था। वो सांप को मारता था और उन्हें कच्चा ही खा जाता था। अब उसकी बॉडी में यूरिन ही नहीं आ रहा था क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। अब वो पौधों को चबा के उनका रस पीता था, और रात को वो गड्ढे खोदता था और अपना शरीर रेत के अंदर दबा लेता था ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर सके। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, सारे दिन बीतते गए। जैसे जैसे समय बीतता रहा, मिरन अपनी दिमागी संतुलन खोने जा रहा था। उसकी फ्रीक्वेंट हेलुसिनेशन और ज्यादा बढ़ने लगी थी। कभी उसको पानी दिखता जो था ही नहीं, सिटीज दिखती जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिरो एक हाइपर अलर्ट स्टेट में चला गया। हर हवा का शिफ्ट फील करता था, हर क्वाइट यहाँ पे क्लाउड विस्ट देखता था। रात को बिल्कुल उसको किसी किसी इंसान की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन दोस्तों वो एक लाइन बार बार रिपीट कर रहा था, डू नॉट सरेंडर, डू नॉट गिव अप। उसकी आंखें उसके स्कल के अंदर धंसने लगी थी। वो इतना ज्यादा पतला हो गया था कि मानो उसका शरीर अपने आप को खा रहा हो। मीरो ने लगभग 16 किलोग्राम वजन लूज कर लिया था। अब आता है 8वां दिन। मीरो को एक ओसिस मिलता है। ओसिस दरअसल एक्चुअली नहीं बल्कि वो एक बड़ा सा पडल था, एक सूखी नदी जिसमें पानी जमा हो गया हो। पहले तो मीरो ने समझा कि एक हेल्यूसिनेशन है, एक मिराज है। लेकिन मीरो ने जब पानी को टच किया, उसको फील किया, तब उसे पता चला ये एक्चुअली में एक ओएसिस है। मीरो ये देखते ही उस पानी पर गिर पड़ता है। पानी पीने लगता हो जैसे बिल्कुल पागल हो गया हो, पानी के लिए बेताब हो। लेकिन उसका गला डिहाइड्रेशन से इतना ज्यादा सूख गया था कि पानी पीना ऐसा लग रहा हो जैसे वो किसी रेत को खा रहा हो। उसने एक घूंट पानी पीने की कोशिश जैसे ही की, लेकिन वैसे ही तुरंत ही उसको उल्टी सी हो गई। उसका शरीर पानी एक्सेप्ट करना ही भूल गया था। वो उस पटल के आसपास लगभग 6 से 7 घंटे तक लेटा रहा। हर 10 मिनट में एक छोटी सी सिप लेता था, जैसे धीरे धीरे उसका शरीर दोबारा पानी को एक्सेप्ट करना सीख रहा हो। फिर उसने अपनी पूरी बोतल भर ली। अब आता है दोस्तों यहाँ पे 9वां दिन। जब म्यूरो उठा तो उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था, जैसे कि वो एक चलती फिरती लाश हो। वो धीरे धीरे रेत पर चलने लगा। दोपहर तक गर्मी वापस आ गई थी। गर्मी ऐसी कि कोई लोहा को भी पिघला दे। लेकिन वो अब हर 30-40 मिनट में पानी की छोटी सी सिप ले रहा था। घंटों तक चलने के बाद भी डेजर्ट एकदम खामोश नजर आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। दोस्तों सोच के देखो, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन म्यूरो चलता रहा बिना रुके, बिना कुछ मिले। चलने के बाद म्यूरो रुका। उसने देखा जमीन पे कुछ पड़ा है। उसने ध्यान से देखा, वो बकरी का गोबर था। म्यूरो की खुशी जैसे 7वें आसमान में हो। गोबर का मतलब था जानवर, और जानवर का मतलब पानी और इंसान। म्यूरो का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो उस गोबर को फॉलो करने लगा, कभी रेत पर झुककर, कभी बकरी के पैर के निशानों को देखकर। और फिर कुछ देर चलने के बाद उसे इंसान के पैरों के निशान मिले, मतलब कि यहाँ से कोई इंसान गुजरा था। अब ये साफ था कि इंसानों की बस्ती आसपास ही है। ऊपर से एक पहाड़ी थी। मीरो उस पे चढ़ने लगा और कमजोर पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक उम्मीद थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। पहाड़ी के टॉप पर जाके मीरो ने नीचे झांका और उसे जो दिखाई दिया मानो उसे पूरी जन्नत नसीब हो गई हो। वो नीचे देखता है, एक छोटी सी लड़की थी, लगभग 8 साल की, बकरियां चरा रही थी। मीरो चिल्लाते हुए इस लड़की की तरफ भागा, हेल्प हेल्प। लेकिन वो लड़की चिल्लाते हुए वहां से भाग गई मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। म्यूरो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब एक ड्यून के पीछे गायब हो गई। उसने अपना सिग्नल मिरर निकाला, अपना चेहरा देखा। अपना चेहरा देख के वो खुद डर गया, मानो कि एक चलता फिरता कंगाल हो, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। आंखें इतनी अंदर धंस गई थी कि नजर ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे शाम धीरे धीरे रेगिस्तान पर चढ़ने लगी। म्यूरो अब उस जगह बैठा था जो एकदम थका हुआ, एकदम हेल्पलेस। तब उसने दूर से एक आवाज सुनी, किसी की सांस, किसी की कदमों की आवाज। वो लड़की वापस आ रही थी, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी, शायद उसकी दादी होगी। वो दोनों दूर से मीरो को देख रहे थे, मतलब जैसे कंफर्म कर रहे हो कि वाकई में भूत है या फिर कोई इंसान है। दादी धीरे 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 आगे बढ़ने लगी और उस औरत ने मीरो को देखकर एक गहरी सांस, क्योंकि अब वो कंफर्म हो गया था कि एक इंसान ही है। लेकिन साथ ही साथ हैरान भी थी कि ऐसी हालत में आखिर कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। उसने मीरो से कहा, चलो हम तुम्हें लेने आए। अब दोनों ने यहाँ पे म्यूरो को संभाल कर उठाया। वो रेत पर चलने लायक ही नहीं था, इसलिए वो 2 हाथ पैर पकड़ के उसको ट्यूरिंग कैंप की तरफ ले गए। वो ट्यूरिंग आदिवासियों का एक बस्ती था
कैंप में ऐसे लोग उसको घूर रहे थे जैसे किसी एलियन को देख लिया हो। औरतों ने उसे मिंट चाय और बकरी का दूध दिया, लेकिन जैसे ही कुछ सॉलिड खाना दिया जाता था उसका शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, वो सीधे उल्टी कर देता था। यहाँ पे ट्यूरिंग आदमियों ने उसे एक ऊंट पर बैठाया और कुछ घंटों में सबसे नजदीकी गांव की तरफ ले गए। तब यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि वो अल्जीरिया में बॉर्डर से लगभग 25 मील अंदर एक ऐसा देश जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। अल्जीरिया मिलिट्री पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस समय मेरे और अल्जीरिया के बीच काफी टेंशन थी। उन्होंने सोचा शायद ये मोरगन स्पाई है। उन्होंने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी और इंटेरोगेशन के लिए मिलिट्री बेस ले गए। तब पता चला कि वो एक्चुअली एक मिसिंग मैराथन रनर है। तब उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर शॉक में थे, क्योंकि इस कंडीशन में कोई सर्वाइव करना किसी के बस की बात ही नहीं, बल्कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब सारे डॉक्टर्स ये चमत्कार देख के बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं। और उसका जो लीवर होता है वो कंप्लीटली फेल हो चुका था। उसकी किडनीज भी परमानेंटली डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि इतने टाइम से वो खुद का यूरिन पी रहा था। उसे कलाई पे एक सुसाइड अटेम्प्ट का भी निशान था। अब म्यूरी अपने घर में फोन मिलाता है और उसके जो पहले शब्द जो उसने अपनी बीवी को बोले थे, वो बोला था, क्या तुमने मेरा फिनरल कर दिया? सिंजिया फोन पकड़े पकड़े जमीन पर गिर गई। ये आवाज सुन दोस्तों, म्यूरे यहाँ पे ऐसा चैंपियन बन गया था जिसने कभी हार नहीं मानी। मरते दम तक वो लगा रहा। मेरे को यहाँ पे रिकवर होने में ऑलमोस्ट 2 साल तक लग गए। महीनों तक मेरे सिर्फ सूप और लिक्विड खाता पीता था। 1 साल तक उसने उसकी टांगों में एक सीवियर क्रैम्स रहते थे। 3 साल बाद 1997 में म्यूरो वापस गया। जी हाँ, उसने मैराथन डे सबलेस में दोबारा पार्टिसिपेट किया और मैराथन पूरी कंप्लीट की। फिर दोबारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 2001 में उसने 13th रैंक यहाँ पे कंप्लीट किया। 2017 में उसने M60 एज कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस जीता। 1994 के बाद टोटल उसने वो रेस 6 बार कंप्लीट की, प्लस 8 और मल्टी डे डेजर्ट इवेंट्स। उसने कहा, मुझे वहाँ कनेक्शन फील होता है, मुझे क्लैरिटी पसंद है। और देखो, सहारा ने मेरी जान बचाई। वो 9 दिन मेरे सबसे हसीन दिन थे। वो कहता है, वो 9 दिन ऐसे थे अब जैसे मैंने डेजर्ट के गर्भ में था और उसके बाद मैं दोबारा पैदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि इम्पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं करता है। मीरो आज भी कहता है, द इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट। 69 साल का बुढ़ा अभी भी दौड़ता है, अभी भी उस डेजर्ट से लड़ता है जो ऑलमोस्ट उसको मार चुका था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है दोस्तों, कि जब मौत भी सामने खड़ी हो तब तक भी हार मत मानो, कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी एक कदम और लो, क्योंकि उम्मीद अभी भी बाकी। कि इम्पॉसिबल तब तक ही इम्पॉसिबल है जब तक उसे कोई पॉसिबल करके ना दिखा दे। दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज इस स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलो यार, मिलते हैं अपनी एक अगली कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।